नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं 17। तो इससे पहले हमने 16 मॉडल पेपर के ईवीएस के क्वेश्चन देखे थे। साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 17, बाल विकास यानी कि सीडीपी के 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। तो इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताएं। इस तरीके से 3 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से आपको बताना है केवल ए और सी, या फिर ए और बी, या फिर सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो स्वास्थ्य शारीरिक विकास जो होता है सभी बच्चों को का कह सकते हैं सभी प्रकार के विकास की सबसे पहली शर्त होती है कि शारीरिक जो है वो विकास आपका तभी अच्छा होगा जब अच्छा स्वास्थ्य होगा। तो इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो सबसे जरूरी है कि पौष्टिक आहार जो है वो मिले, तभी अच्छा शारीरिक विकास होगा। शारीरिक व्यायाम करेंगे तभी अच्छा विकास होगा शारीरिक। और मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताएं जो है ये भी आपकी होनी चाहिए, ताकि मेंटली भी आप रहें, तो इससे आप शारीरिक पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो सभी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। अगला दूसरा प्रश्न है कि किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या इनमें से क्या है। व्यवसाय संबंधी है, यौन संबंधी है, समायोजन संबंधी है, या प्रश्नाभ्यास संबंधी है। बताइए इनमें से कौन सा जो है सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो यौन संबंधी जो है आपका सेकंड वाला सही होगा, जब किशोरावस्था की जो है वो बात होगी। थर्ड आपका इनमें से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत की जो है वो आलोचना है। पहला कह रहा है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में ही विद्यमान रहती हैं। आलोचना पूछा गया है। दूसरा कह रहा है बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद या उपलब्ध कराती हैं। तीसरा कह रहा है ये व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती हैं। और चौथा कह रहा है ये अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं, पहला ही आपका सही होगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो कि पूर्ण रूप से बुद्धि में जो है वो विद्यमान रहती हैं। ये इस सिद्धांत की आलोचना जो है वो हो जाएगी। चौथा प्रश्न आपका है कि मानव बुद्धि और विकास की जो शिक्षक है उसको इनमें से योग्य बनाता है। जो उसकी समझ है शिक्षक को इनमें से किसके योग्य बनाता है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय जो अभ्यर्थी हैं उनके संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध जो शिक्षार्थी हैं उनके शिक्षण के बारे में स्पष्टता, और चौथा है शिक्षार्थियों को ये बताने में कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को इनमें से किसमें योग्य बनाती है। तो निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास तो नहीं होगा। शिक्षण के समय शिक्षार्थी के जो संवेग हैं उन पर नियंत्रण, वे उतना सही नहीं है। और थर्ड ऑप्शन देखेंगे अगर आप कि विविध जो शिक्षार्थी हैं उनके शिक्षण के बारे में जो है उनको स्पष्टता देखने को मिलती है, ये आपका हो सकता है। थर्ड वाला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। जीवन सुधार की यहाँ पर तो बात ही नहीं होगी। तो थर्ड वाला यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न कि आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफी जो है वो कमजोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं और देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं किंतु शरीर से काफी कमजोर हैं। आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है। ऐसी सिचुएशन बेस्ड ही चीजें जो अब की सीटेट का पेपर हो रहा है 2021 वाला, इनमें पूछे जा रहे हैं। सीटेट दिसंबर 2021 में जो आपके पेपर हो रहे हैं, सेम ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। कहीं कोरोना से रिलेटेड सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, या ऐसे जिस प्रकार का इस प्रश्न में दे रखा है ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। जैसे एक क्वेश्चन आया था कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कि बच्चा जो है वो, तो उसके में डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, इस तरीके से कुछ था। किसी ने पेपर दिया था उसने बताया था। तो आपको भी इस तरीके से क्वेश्चन अब आने चाहिए। तो पहला कह रहा है पौष्टिक भोजन का अभाव, पिछले कई वर्षों की बीमारी, आनुवांशिकता का प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए मेन क्या होता है, जब वहां पर बात पिता की भी हो गई है ना, कि पिता भी बुद्धि से, अगर केवल बच्चे की बात की जाती तो आप कह सकते हैं कि पौष्टिक भोजन का अभाव हो सकता है। पर जब पिता की भी बात कर दी गई कि पिता से मिलते हैं, आप देखते हैं कि पिता भी बुद्धि से श्रेष्ठ हैं किंतु शरीर से काफी कमजोर है, तब आप जाएंगे आनुवांशिकता का प्रभाव जो है ऑप्शन इस पर। अगर केवल उस बच्चे की बात की गई होती तब आप पौष्टिक भोजन का अभाव के साथ आंसर जा सकते थे। छठा प्रश्न आपका है आनुवांशिकता और वातावरण परस्पर हैं, निर्भर हैं, या फिर पूरक हैं, या फिर सहयोगी हैं। केवल ए, केवल बी, या फिर केवल सी, या फिर सभी। तो आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, आनुवांशिकता और वातावरण परस्पर जो है एक दूसरे पर निर्भर भी हैं,
पूरक भी हैं और साथ ही साथ सहयोगी भी हैं। तो आंसर यहाँ पर ये सभी आपका जो है वो सही होगा। अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही जो है वो नहीं है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना, ये तो आपका सही है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये आपका गलत है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, सही है। सेकंड वाला यहाँ पर बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल जो है उसके संदर्भ में सही नहीं है कि विद्यालय में बताई गई जो बातें हैं उनको स्वीकार करते हैं बच्चे, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। 8वां प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा सामाजिकरण का निष्क्रिय अभिकरण है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, कौन सा इनमें से सही होगा। आपको बताना है कौन सा सामाजिकरण का निष्क्रिय अभिकरण है। आंसर की बात करते हैं तो सार्वजनिक पुस्तकालय आपका जो है वो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। क्योंकि बाकी सभी अगर आप देखेंगे, चाहे स्वास्थ्य क्लब हो, परिवार हो, इको क्लब है, ये सब जो सामाजिकरण है उसमें आप सक्रिय सहभागिता दर्शाते हैं, चाहे परिवार अपने विचारों को रखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है, एक प्रकार का निष्क्रिय अभिकरण जो है इसमें आएगा। 9वां प्रश्न है आपका, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दे रखे हैं, उन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्थाएं जो है वो पाई जाती हैं। दूसरा कह रहा है बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। तीसरा कह रहा है बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा या फिर सभी। बालक के विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। कहीं न कहीं आप देखेंगे तो नैतिकता की कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्थाएँ होती हैं, ये तो सही है। विकास के हर पहलू में समाज का भी योगदान होता है, ये भी आपका सही है। और ए और बी के अलावा यहाँ पर ये सभी ऑप्शन भी है और देखेंगे आप बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है, ये भी आपका सही है। आंसर आपका ये सभी यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हैं, ये सभी आपका सही होगा। 10वां प्रश्न आपका है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार जो है वो कर सकता है। एक ना एक प्रश्न आपको जीन पियाजे की अवस्था से देखने को मिलता ही है। इसमें जितनी भी विशेषताएँ हैं वो आपको एकदम पता होना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न एज़ इट इज़ पूछा जाता है। कोई एक विशेषता ले उठा ली जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि किस अवस्था में आता है। अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या इंद्रिय जनित कामक अवस्था। बात किसकी हो रही है? संज्ञानात्मक विकास की हो रही है। तो संज्ञानात्मक विकास उस अवस्था में होगा जब आप बहुत बड़े लेवल पे पहुँच जाएँगे। यानी कि जब आप उस चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो कि आपके समक्ष नहीं है। तभी तो आपका उतना जो दिमाग है वो डेवलप हो पाएगा। तो वो अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार जो है वो कर सकता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका सही होगा, लास्ट में आपकी आती है। और क्रम इसका जो 4, 3, 2, 1 है, यानी 4, 3, 2, 1 ये एक्चुअल इसका जो है वो क्रम होता है एज के अकॉर्डिंग। अगला देखते हैं प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। 11 प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें और सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां जो है वो पाई जा सकती हैं। दूसरा कह रहा है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता जो है उसका निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा है कि वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। और चौथा कह रहा है किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह यह सब स्वीकार करें कि जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा कि वे सामूहिक कार्य जो है उसमें सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह भी करें और सामाजिक कौशल भी जो है वो सीखें। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और सिचुएशन ऐसी ही आपको लगभग सीटेट में दी जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का जो सामाजिकरण है वो इस प्रकार से अपेक्षा की जा सकती है। अगला आपका है 12 की प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार जो है वो
समुचित है। पहला कह रहा है कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, सीधे काट दीजिए। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल सही है आपका। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती है, बिल्कुल गलत है, अंतर्निहित होती है। अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए, तो ये तो गलत है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, सुनना भी चाहिए। तो सेकंड वाला ही आपका सही है, जो कि जॉन डीवी के अनुसार जो है वो समुचित है। 13 प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय जो है वो नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, त्रितंत्रीय सिद्धांत की बात की गई है, उसमें व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। दूसरा कह रहा है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। अब यहाँ पर नहीं ही पूछा गया है और यहाँ पर इन्होंने केवल ही लगा दिया है। आंसर यही आपका हो जाएगा। मैंने काफी बार आपको ट्रिक बताई है कैसे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तीसरा कह रहा है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना है जिसमें आप सफल हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना भी सही है। तो बाकी सभी आपके सही हैं, पर सेकंड वाला गलत है और सेकंड वाला यहाँ पर अभिप्राय नहीं है त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय। 14वां प्रश्न, इनमें से कौन सा स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, आपको बताना है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि या फिर गणितीय बुद्धि। तो स्टेनबर्ग का बुद्धि का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है उसके अनुसार आपको पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर व्यवहारिक बुद्धि जो है, ये जो है स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। और जो यहाँ पर त्रिस्तरीय सिद्धांत की बात की गई है, कौन-कौन से उसमें होते हैं? तो एक घटकीय उपसिद्धांत होता है, एक अनुभवी उपसिद्धांत होता है और एक संदर्भात्मक उपसिद्धांत होता है। बाकी इसके अंतर्गत भी अलग-अलग टाइप बटे हुए हैं, जैसे कि जो घटकीय उपसिद्धांत है उसमें विश्लेषणात्मक बुद्धि में 3 घटक होते हैं, मेटा घटक, प्रदर्शन घटक, ज्ञान अधिग्रहण घटक। तो उतना वो सारी चीज़ें डिटेल में नाम आपको पर अवश्य पता होना चाहिए। 15 प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है वो किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेविड वेसलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या फिर रॉबर्ट स्टनबर्ग। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है सुपर टेट में भी, यूपी टेट में भी, किसी भी एग्जाम में। आंसर की बात करते हैं तो आपका इनमें से ऑप्शन अल्फ्रेड बिने सही होगा। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है वो किया था। अगला देखते हैं 16 प्रश्न, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? पहला कह रहा है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। दूसरा कह रहा है सही सही व धारा प्रवाह बोलना। तीसरा कह रहा है जानना समझना व लिखना और चौथा कह रहा है व्याकरण के जो नियम है उनमें दक्ष होना। तो आपको बताना यह है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता इनमें से किस क्षमता से संबंधित है? आंसर की बात करते हैं, पहला ही आपका ऑप्शन है यहाँ पर ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना जो है ये आपका जो सही होगा, इससे संबंधित है। 17 प्रश्न आपका, एक बच्चा अपनी जो मातृभाषा है उसको सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक, सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो विकासात्मक आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, या विकासात्मक उन्नतिशील की समान की जो त्रुटि है, समान प्रकार की त्रुटि जो है उसको भी आप कह सकते हैं। तो विकासात्मक आपका यहाँ पर सही होगा। 18 प्रश्न, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से या लैंगिक संवेदनशीलता से। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक इनमें से किससे जो है वो बचाती है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह जो है वो थर्ड वाला ऑप्शन आपका जो है सही होगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से जो है वो बचाती है। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है? कहीं न कहीं जो पहले से हम assumption बनाते हैं चीज़ों के संदर्भ में, उसके बारे में, जैसे कि काफ़ी बार मैंने एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको बताया है, कि कहते हैं लड़कियों की मैथ कमज़ोर होती है, तो ये सब क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह में ही आता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 19 प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन जो है वो सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर सही है। तो अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया कि हम कुछ assumption पहले से बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके लैंगिक पूर्वाग्रह। जैसे यहाँ पर भी वही बात की गई है, एक एग्जाम्पल के ज़रिए कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर सकता है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
20 प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। सीखने के विविध जो अनुभव हैं, उनको उपलब्ध कराना चाहिए, या कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को सीखने के विविध जो अनुभव हैं, उनको उपलब्ध कराना चाहिए। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 21 की निकिता हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि शर्मिष्ठा उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के किस प्रकार के सिद्धांत को जो है वो दर्शाता है? वैयक्तिक भिन्नता को, अंतः संबंध को, निरंतरता को, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर के प्रवाह को? तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो निकिता हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि शर्मिष्ठा उसे सीखने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के वैयक्तिक सिद्धांत जो है उसको दर्शाता है। अलग-अलग जो छात्र हैं उनमें अलग-अलग प्रतिभा होती है, अलग-अलग उनकी क्षमताएँ होती हैं, उसी के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है। 22 प्रश्न है आपका, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वो क्या कर रहा है या रही है? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, या फिर सीखने के समय आकलन? तो बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सीखने के लिए आकलन जो है आपका सही होगा। थर्ड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। परंतु प्रश्न में ये ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा कि वो अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहा है, तो उस संदर्भ में होगा सीखने के लिए आकलन। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में 2014 में पूछा गया था। 23 प्रश्न है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, क्योंकि उन्हें सोमवार को अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है, या फिर उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, या फिर शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए प्रतिदिन उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, या व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं? बताइए कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, वो व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना भावना रखते हैं। ये आपका सही होगा। तो ये आपका आ जाएगा शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत। अगला देखते हैं आपका 24 प्रश्न। प्रश्न आपका है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान शिक्षकों को इनमें से कौन-सा कार्य नहीं करना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। दूसरा कह रहा है कि बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, तो ये तो सही है। शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, सीधे आपको समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना, ये भी सही है। पर थर्ड वाला यहाँ पर गलत है कि आप बच्चों को बाँट दे रहे हैं, उनके बीच कंपैरिज़न कर रहे हैं, क्योंकि सबकी प्रतिभा अलग-अलग होती है, आप ये काम नहीं करेंगे, तो थर्ड वाला यहाँ पर कार्य नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं 25 प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन या सतत और मूल्यांकन की इनमें से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है, और इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर ही मूल्यांकन करता है? तो आपको बताना है जाँच सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण, साक्षात्कार, इनमें से कौन-सा जो है वो आएगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ये जाँच सूची के अंतर्गत जो है वो आएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 26 प्रश्न आपका है कि कुछ शिक्षक एक पासा इस्तेमाल करते हैं, जिस पर वर्णन, भविष्यवाणी, स्पष्ट संक्षेपण, अनिर्मित और मूल्यांकन जो है वो अंकित है। प्रकरण की समाप्ति पर वे पासा फेंकते हैं और पासे की स्थिति पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों से कहते हैं। तो शिक्षक जो है रूपात्मक आकलन कर रहे हैं, विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया का विविधीकरण कर रहे हैं, या अपनी खास शैली में पाठ को समाप्त कर रहे हैं? कौन सा सही होगा? आप कहेंगे आकलन का ये तरीका है वो है रूपात्मक आकलन जो है वो कर रहे हैं। अगला देखते हैं आपका 27 प्रश्न कि जब बच्चा अनुत्तीर्ण जो है वो होता है, तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था जो है वो अनुत्तीर्ण हुई है? तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? बच्चा जब फेल होता है, अनुत्तीर्ण होता है, तो उसका जो दोष लगाया जाता है, वो पढ़ाई के योग्य नहीं है, तो बिल्कुल आप गलत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। बच्चों ने उत्तरों को याद नहीं किया, बच्चे पर दोष नहीं लगाना है, प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बिल्कुल गलत है। व्यवस्था ही अनुत्तीर्ण हुई है, व्यवस्था को दोष देंगे आप, फोर्थ वाला सही होगा।
28 प्रश्न है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ-साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा। तो सबको मिला-जुला के पढ़ाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं समावेशी शिक्षा, पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 प्रश्न, सेकंड लास्ट है इस प्रश्न का कि एकल अभिभावक जो है वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, तो आप कहेंगे तो बिल्कुल गलत है। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, हो सकता है स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए या इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ये भी गलत है। सेकंड या थर्ड में से आप बताइए कौन-सा जो है वो हो सकता है? वैसे फोर्थ वाला यहाँ पर कटेगा क्यों आपको? फोर्थ वाला तो यहाँ पर सही पॉजिटिव सेंस में दे रखा है ना कि आप इस तथ्य को अनदेखा करें कि आपका एकल अभिभावक वाला बच्चा है। ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये मैंने नहीं नहीं देखा। कम गृह कार्य से कोई मतलब नहीं है। स्थिर और एकरूप वातावरण जो है हो सकता है, पर फोर्थ वाला आपका सबसे अच्छा है कि आप इस तथ्य को सीधे-सीधे अनदेखा कर दें और ऐसे बच्चों के साथ अन्य जो बच्चे हैं उनके साथ जैसे आप समान व्यवहार है वैसे ही करें। तो फोर्थ वाला आपका यहाँ पर सही होगा। थर्ड वाला भी नहीं होगा, फर्स्ट वाला भी नहीं होगा, फोर्थ वाला सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। कई बार वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो पीडीएफ वगैरह होती है, तो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगी। 30 प्रश्न आपका है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएँ सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती विशेषता जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं और औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। तो कौन सा इनमें से सही होगा? थर्ड वाला सही होगा। उन बच्चों में पाई जाती विशेषता जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। लड़कियों की तुलना में लड़कों वाला एक कोई मतलब ही नहीं है, तो उसमें आ जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह में। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों का आप कंपैरिज़न बिल्कुल नहीं करेंगे। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। ये भी हो सकता है, पर थर्ड वाला ऑप्शन ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सभी प्रश्न हमारे हुए समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक जो प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न। इसके बाद का जो सब्जेक्ट माने कि हिंदी पोर्शन आता है, उससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मदन शलाका जो है किसका पर्यायवाची है? ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कौवा, दूसरा है चिड़िया, तीसरा है कोयल और चौथा है कबूतर। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।